Hey students, good evening. So we are here again with class plus 2 NCERT history. The first part 5th के साथ आप सबके सामने हाजिर हैं हिंदी मीडियम। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा निचला जो भवन था उसके बारे में, ठीक है, निचला नगर जो था। अब हम बात करने जा रहे हैं मोहनजोदड़ो के दुर्ग के बारे में। NCERT दुर्ग, स्टूडेंट्स ये था वो दुर्ग जिसमें बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रिड सिस्टम को अप्लाई किया गया था। ये देखिए मुख्य सड़क, ठीक है, जेनसेन द्वारा खोदा गया कुआं, दुर्ग का दक्षिणी हिस्सा, स्तूप क्षेत्र, दैवीय मार्ग मतलब विशाल आंगन, मार्शल द्वारा खोजी गई गहरी खाई यहाँ पे है, ठीक है, व्हीलर द्वारा खोजी गई गहरी खाई यहाँ पे है, सीढ़ियाँ, माल गोदाम, पूरा स्थल मतलब पुराना स्थल, ठीक है जी। और ये संरक्षित दीवार, ये दीवार है, ये संरक्षित दीवार है, ये सारी की सारी उसकी दीवार है किले की, जो उसके बाहर बनाई गई थी। किला मतलब दुर्ग, दुर्ग के बाहर बनाई गई थी। ये जेनसन द्वारा खोदा गया कुआं है जी, ठीक है। तो ये कुछ हिस्से थे। दुर्ग पर ऐसी संरचनाओं के साक्ष्य मिलते हैं जिनका प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। दुर्ग पर ऐसी संरचना यानी कि ऐसी कुछ चीजें मिलती हैं जिनको स्पेशल जब सब लोग इकट्ठे होते थे तब यूज किया जाता था। इनमें से एक माल गोदाम, ये रहा माल गोदाम, हमने यहाँ पे निशान लगाया था माल गोदाम पे, ये रहा। एक बार मैं मिटा देता हूँ ये सब, फिर आपको बताता हूँ कि माल गोदाम कहाँ पे है। दोबारा दिख क्या होगा आपको माल गोदाम, ये रहा माल गोदाम, ठीक है। एक ऐसी विशाल संरचना जिसकी ईंटों से बने केवल निचले हिस्से शेष हैं, ठीक है, जबकि ऊपर हिस्से जो संभवतः लकड़ी से बने हुए थे बहुत पहले ही नष्ट हो गए थे। और इसमें विशाल स्नानागार भी सम्मिलित है। ऐसा ही स्नानागार के साथ हुआ था। विशाल स्नानागार आंगन में बना एक आयताकार जलाशय है। ये देखिए ये जलाशय है जो चारों ओर से एक गलियारे से घिरा हुआ है। जो जलाशय है वो एक गलियारा, ये पूरा गलियारा है, ठीक है। ये वाला ये गलियारा है इसका, ठीक है, ये इस गलियारे से घिरा हुआ है। जलाशय के तल तक जाने के लिए उत्तरी और दक्षिणी भाग में सीढ़ियां बनी हुई थी। ये सीढ़ियां हैं, ये सीढ़ियां हैं, ठीक है। इन सीढ़ियों से जाया जाता था। सीढ़ियां बनी थी। जलाशय के किनारों पर ईंटों को जमाकर जिप्सम के गारे के प्रयोग से इसे जलबद्ध किया गया, मतलब इसमें जल भरा गया, इसके अंदर जल भरा गया। उम्मीद आपकी समझ आ रही होगी बात। तो विशाल स्नानागार जलाशय के तल तक जाने के लिए इसमें उत्तरी और दक्षिणी भाग में 2 सीढ़ियां बनी थी। जलाशय के किनारों पर ईंटों को जमाकर जिप्सम के गारे के प्रयोग से इसे जलबद्ध किया गया। इसके तीनों ओर कक्ष बने हुए थे। क्या बने हुए थे? तीनों ओर कक्ष बने हुए थे इसके। ये देखिए ये 3 और कक्ष हैं इसके, 1 2 3, ये 3 और कक्ष हैं, कक्ष बने हुए थे जिनमें से एक बड़ा कुआं था। जलाशय से पानी एक बड़े नाले में बह जाता था, ठीक है। जलाशय से पानी किसमें? एक जनसन द्वारा कुआं, ठीक है। ये खाई हो गई, इधर दीक्षित द्वारा खोदी गई खाई। तो इसके उत्तर में एक गली के दूसरी ओर अपेक्षाकृत छोटी संरचना थी जिसमें 8 स्नानागार बनाए गए थे। देखिए बेटा ये गौर से देखना आप लोग, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 स्नानागार हैं लोगों के नहाने के लिए, ठीक है। एक गलियारे के दोनों ओर 4-4 स्नानागार थे। प्रत्येक स्नानागार से नालियां गलियारे के साथ साथ बने एक नाले में मिलती थी। इस संरचना का अनुकापन दुर्ग क्षेत्र में कई विशिष्ट संरचनाओं के साथ इनके मिलने से इस बात का स्पष्ट संकेत मिलता है कि इसका प्रयोग किसी विशेष प्रकार के अनुष्ठानिक स्नान के लिए, मतलब कि जैसे पूर्णिमा का स्नान हो गया, अमावस्या का स्नान हो गया, किसी विशेष तिथि का स्नान हो गया, जब लोग इकट्ठे होते थे, ठीक है। अब बेटा क्वेश्चन आ गया,
मोहनजोदड़ो के कौन से वास्तु संबंधी लक्षण नियोजन की ओर संकेत करते हैं? ठीक है, वो बताते थे कि प्लानिंग सबसे अच्छी कौन सी थी। तो आप दुर्ग की और निचले भवन की जो प्लानिंग है, जिसमें ग्रिड प्रणाली भी आती है, निकासी का सिस्टम भी आता है, ये सारी चीजें आप उसमें लिख सकते हो। चलते हैं अगली स्लाइड में। अब सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन। अब उसमें जो सोशल डाइवर्सिटी थी, ठीक है, उनके बारे में हम बात करेंगे। सामाजिक भिन्नताओं का हम अवलोकन करेंगे। स्वाधान पहला पॉइंट है। पुरातत्व विधि है जानने के लिए कि क्या किसी संस्कृति विशेष में बने रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक और आर्थिक क्रियाएं भिन्न भिन्न थी। सामान्यतः कई विधियों का प्रयोग करते हैं। इन्हीं में से एक विधि स्वाधानों का अध्ययन है। आप संभवतः मिस्र के विशाल पिरामिड, जिनमें से कुछ हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे, से परिचित हैं। आप वो जो तुतनखामेन वाले मिस्र के पिरामिड थे, सब जानते हैं उनके बारे में, ठीक है। इनमें से कई पिरामिड राजकीय स्वाधान थे, जहां बहुत बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दफनाई गई थी। स्वाधान में क्या दफनाई जाती थी? धन संपत्ति दफनाई जाती थी, ठीक है जी। अब उन स्वाधानों से पता लगाने की कोशिश की गई। हड़प्पा स्थलों से मिले स्वाधानों में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया गया था। किसमें दफनाया गया था? गर्त। गर्त मतलब गहराई। कभी कभी स्वाधान गर्त की बनावट एक दूसरे से भिन्न होती थी। कुछ स्थानों पर गर्त की सतहों पर ईंटों की चिनाई की गई थी। क्या ये विविधताएं सामाजिक भिन्नताओं की ओर संकेत करती हैं? कहना कठिन है। बिल्कुल। देखो, मिस्र में भी जो शव था उसके पट्टियां करके उनको मम्मी बोलते हैं। शव को क्या बोलते हैं? मम्मी। उनको भी दफनाया गया था, हड़प्पा काल में भी दफनाया गया था, ठीक है। तो अभी उनमें डिफरेंस करना थोड़ा सा मुश्किल है। कुछ कब्रों में मृद भांड मैंने आपको बताया था, मृदा से बने हुए बर्तन, ठीक है। मृद भांड क्या होता है? मिट्टी से बने हुए बर्तन और आभूषण मिले हैं, जो संभवतः एक मान्यता की ओर संकेत करते हैं। क्या संकेत करते हैं? मान्यता की ओर, जिसके अनुसार इन वस्तुओं का मृत्योपरांत प्रयोग किया जाता था। मृद भांड और आभूषण जब कोई मर जाता था तब उसके साथ ही दफनाए जाते थे। ये बात हड़प्पा संस्कृति में बताई गई है। पुरुषों और महिलाओं दोनों के स्वाधानों से आभूषण मिले हैं, जो उनके स्वाधान हैं, ठीक है, जहाँ पे ये सोना चांदी मरने के बाद छिपा कर रखा जाता था बड़ी मात्रा में। ये देखिए, धन संपत्ति दफनाई जाती थी लोगों के साथ। 1980 के दशक के मध्य में हड़प्पा के कब्रिस्तान में हुए उत्खनन में एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के 3 छल्लों, जैस्पर होता है एक प्रकार का उपरतन, रतन जैसे मणि वगैरह वगैरह हो गई, ठीक है। एक उपरतन होता है जैस्पर के मनके और सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनकों से बना एक आभूषण मिला था। कहाँ पे मिला था? हड़प्पा के कब्रिस्तानों में। क्या मिला था? 3 छल्लों, ठीक है, 1 2 3 छल्लों और सूक्ष्म मनकों, और उसके ऊपर 100 ये ऐसे 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 ये छोटे छोटे मनके थे, सूक्ष्म मनके, जो एक आभूषण मिला था। परंतु कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं था। मगर कई बार ये भी मालूम होता है कि उनको ये विश्वास नहीं था कि मरने वाले लोगों के साथ आभूषण भी हम दफनाएं। अब विलासिता का मतलब होता है ऐशो आराम की जिंदगी। ऐशो आराम, विलासिता मतलब आराम से जो जिंदगी जी जाए, ऐशो आराम, ऐश जिससे मतलब आपको बताया जाए कि हाँ ये बड़े घर के हैं, ठीक है। फ्यांस से बना एक पात्र यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखो, फ्यांस से बना एक पात्र, ठीक है। सामाजिक भिन्नता को पहचानने की एक अन्य विधि है ऐसी पुरावस्तुओं का अध्ययन, जिन्हें पुरातत्वविद मोटे तौर पर उपयोगी और विलास मतलब ये बोलते हैं ना कि ये मतलब राजघराने की वस्तुएं हैं, इनको हाथ मत लगाओ। तो राजघराने की मतलब वो वस्तु स्पेशल बन जाती थी,
ठीक है।